नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का ये स्पेशल जो वीडियो मैं लाया हूं वो लाया हूं यूनियन बजट 2022 एंड 23। तो कि क्या क्या इसके हाइलाइट्स की पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है सैलरीड पर्सन को, और क्या क्या टैक्स स्लैब में चीज़ें चेंज की गई हैं, और किस किस सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें कॉस्टली होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें चीपर होने वाली हैं, ये सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों चलिए, तो अब हम बात करते हैं यूनियन बजट की। तो अभी रिसेंटली में यूनियन बजट सत्र चल रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये चौथी बार ये यूनियन बजट सत्र चलाया है और उसमें ये पारित होने जा रहा है। और जबकि अगर देखा जाए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी यूनियन बजट से, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस आएंगे, हो सकता है कि कुछ लिमिट बढ़ाई जाए, बट सॉरी फॉर दैट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं लाए गए। हाँ, एक रिलीफ दिया गया है कि चलिए इनकम टैक्स जो है उसका जो रिटर्न करने के लिए थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन दिया है कि आपको कम से कम 2 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आईटी रिटर्न आप कर सकते हैं। और दूसरा एक और अच्छा प्रिविलेज रखा है कि बोला गया है कि कोई भी इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। जितना भी परसेंटेज पे आप इनकम टैक्स दे रहे हो वो सेम रहेगा अगले 2 सालों के लिए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो अभी ये बजट आया है वो पार्टिकुलरली वो फोकस कर रहा है डिजिटल और टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो पार्टिकुलरली इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन और ई सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए प्रोविज़न रखा गया है। जो रूरल एरिया में भी ई सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, उसका थोड़ा सा केयर पॉइंट रखा गया है, कहा गया है इस पर ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत है। तो इस जो बजट दिया गया है इसमें ऐसा प्रपोजल दिया गया है कि ये शायद एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगा इकोनॉमी के लिए, इसको कहते हैं अमृतकाल। और इसके तहत इकोनॉमी जो अगले 25 सालों में इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100 अटेनमेंट होगा। तो इंडिया ने जो अभी जो जीडीपी करंट रेट जो दिखा रही है इंडिया की वो है 9.2%, जो कि हाईएस्ट है सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में। तो एक अच्छा गुड साइन है इंडिया के लिए कि इकोनॉमी कम से कम बेटर पोजीशन पे है अभी जो करंट कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन में। एंड उसी के साथ साथ में जैसे कि ओमिक्रॉन अभी फैल रहा है भारत में और बहुत सारा मतलब उसके लिए कॉन्सर्न भी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हुआ, इसका असर ये हुआ कि उसकी वजह से ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट होना था वो उतना नहीं हुआ। और इससे क्या हुआ कि जितना डैमेज होना था हेल्थ सेक्टर को वो नहीं हो पाया। तो ये बहुत अच्छा गुड साइन है और इंडियन गवर्नमेंट उसमें बेहतर तरीके से काम कर पा रही है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बात कही कि सबका प्रयास विल कंटिन्यू विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो सबका प्रयास, सब एक अपना प्रयास करेंगे और एक इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर भारत को लेके जाएंगे। तो इसी के सिलसिले में कुछ हाईलाइट पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि इस बजट में पार्टिकुलरली बात की गई कि डिजिटल करेंसी को कैसे मतलब इन्हांसमेंट किया जाए। तो आरबीआई की तरफ से डिजिटल रुपी को भी लॉन्च किया जाएगा, बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, ये क्रिप्टो करेंसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आजकल क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है। और पार्टिकुलरली जो क्रिप्टो मनी है उसको भी मॉनिटर करने के लिए इस बजट में एक प्रोविज़न रखा गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन उससे होंगे क्रिप्टो करेंसी मनी से, जो भी आपकी डिजिटल असेट हैं उनको अगर मूव करोगे उसको 30% टैक्स लगेगा, उसके साथ में टीडीएस भी 1% लगेगा हर ट्रांजेक्शन पे। तो ये तो एक अच्छा मतलब प्रयास है और अच्छा मतलब स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी सी लगाम लगेगी। और उसी के साथ अच्छा प्रोविज़न ये है कि आरबीआई भी अपना डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाला है, जो कि हम लाइक के क्रिप्टो करेंसी उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, जो अच्छा प्रयास लिया गया है, इसके थ्रू थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। और वहीं पर एलआईसी ऑलरेडी आप जानते हैं, एलआईसी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए तो एलआईसी को भी पब्लिक जो एलआईसी के शेयर हैं पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, इस ईयर में ज़्यादातर खुलेंगे। तो उसको में ही अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और बिल्कुल बेटर ग्रोथ वहाँ से आप ले सकते हो। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, की पॉइंट, जैसा मैंने कहा कि ये जो यूनियन बजट है वो 4 पॉइंट पे काम कर रहा है, पार्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और ई सर्विसेज को पार्टिकुलरली मास गैदरिंग के पास पहुंचाने के लिए और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए लोग ई सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले।
तो इसमें जो पहला की पॉइंट है, इसको मैं अगर बात करना चाहूँ तो उसमें पहला की पॉइंट है कि इसमें जो टैक्स पेयर हैं उनका जो रिटर्न है वो आराम से दे सकते हैं। 2 साल का टाइम दिया जाएगा, इसमें वो अपने आईटी रिटर्न को फिल कर सकते हैं। तो अच्छा रिलैक्सेशन है लोगों के लिए कि हर सा सिचुएशन नहीं है, वो 2 साल में आईटी रिटर्न भर सकते हैं। वहीं पे टैक्स जो है टैक्स पीरियड का है वो एक्सटेंड कर दिया गया है बाई 1 मोर ईयर फॉर स्टार्टअप्स। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए 1 साल का थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया है। कारपोरेट सरचार्ज है उसको घटा दिया गया है 12% से लेकर 7% की तरफ, तो थोड़ा सा रिलीफ है स्पेशली जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं उनके लिए। और इनकम फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजिटल, और डिजिटल जो करेंसी है एसेट्स है उनको अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जस्ट लाइक क्रिप्टो, उसको टैक्स किया जाएगा 30% की रेट से, और उसी के साथ हर ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस भी लगेगा। तो ये एक अच्छी बात है। क्रिप्टो करेंसी को अच्छी तरह मॉनिटर किया जा सकेगा, इसके लिए एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आरबीआई भी जल्दी एक डिजिटल रुपये भी लॉन्च करने वाली है। तो ये अच्छी बात है। और इसी के बाद इसी के बीच में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए कि उनका जो पीएफ जो कटता है, जैसे हम कहते हैं पेंशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए कहा गया है कि जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय साइड से वो 10 से 14% के बीच में लेके जाएगा। तो 10% से 14% की तरफ इसको ले जाने का एक प्रस्ताव रखा गया है कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन हम जो करते हैं वो कम से कम 10% से लेकर 14% के बीच में बिल्कुल लाया जाए। तो ये कुछ की पॉइंट्स, स्पेशल की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था। तो ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। और वहीं पर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जो डायरेक्ट टैक्स तो आप जो देते हैं अपनी इनकम से सैलरी पर्सन के लिए होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम जीएसटी और वगैरह देते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है ये है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सेक्शन 16, 34, 37, 39 एंड 52। इसके लिए लास्ट डेट जो है अमेंडमेंट की और करेक्शन की, अपलोड मिस्ड सेल्स इनवॉइसेस और नोट्स टू क्लेम एनी मिस्ड इनपुट टैक्स और आईटीसी ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर नो लॉन्गर ड्यू डेट टू फाइल सितंबर रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग ईयर बट इट इज़ 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन में दिया गया है, जीएसटी को फाइल अप करने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन आपको दे दिया जाएगा। तो जितना भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपके रिटर्न्स हैं उनको ईजिली आप कर सकते हैं। और दूसरा सेक्शन 38 इसमें कहा गया है अर्लियर कॉल्ड फर्निशिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इज अमेंडेड कम्प्लीटली टू रिमूव रेफरेंस ऑफ अर्लियर GSTR2 and replace with its GSTR2A and GSTR2B with new heading as communication of details of inward supplies and input tax credit। तो जितना भी आप सप्लाई गुड्स सेंड करते हैं वो सारे की सारी डिटेल इसके थ्रू आप दे सकते हैं। नया फॉर्म दिया जाएगा इंस्टीड ऑफ GSTR2, अब एक नए फॉर्म आ रहे हैं जो कि GSTR2A है, GSTR2B, उनका यूज करके आप जीएसटी अमेंडमेंट करके अपना रिटर्न भर सकते हैं। तो इसी में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ अपना हाईलाइट किया है कि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है रेट 1,40,986 करोड़ ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू जनवरी 22, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का जो जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है। तो इससे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, गवर्नमेंट की अपनी जो करेंसी है वो भी बढ़ रही है, और साथ साथ में जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है और मॉनिटरिंग चल रही है, जो भी प्रोसेस है बहुत इजी हो जा रहा है। वहीं पर देखिए कस्टम ड्यूटी जो है पार्टिकुलरली उसमें कंसेशन दिया गया है फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उसको इनिशियल रेट 7.5% से इम्पोज किया गया है। और उसी के साथ में 350 अदर एग्जाम्पशन है, मोर देन 350 एग्जाम्पशन ऑन इम्पोर्टिंग सम एग्री प्रोडक्ट्स पार्टिकुलरली केमिकल्स ड्रग्स एक्सेट्रा विल बी फेस्ड आउट। तो उनमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बाकी जितना भी ड्यूटी है उसमें कस्टम ड्यूटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है। वहीं पर कस्टम ड्यूटी अगर कहें ऑन ज्वेलरी दो थोड़ा सा बड़ा है, तो ज्वेलरी आइटम्स का जो हम इंपोर्ट करते हैं उनमें थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी में सरचार्ज ज़्यादा रहेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ने वाली है मार्केट में। वहीं पे लेदर और पैकेजिंग बॉक्सेस हैं उन पे जो है कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। तो ये सारे जो लेदर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो सस्ते हो सकते हैं। वहीं पर अगर पॉलिश्ड आइटम जैसे डायमंड्स जेम्स है
उसमें भी थोड़ा कस्टम को घटाया गया है 5% के रेट से, तो यहाँ पे थोड़े से ये सस्ते होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे कस्टम ड्यूटी का जो एग्जाम्पशन दिया गया है स्टील स्क्रैप के लिए, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए। MSMEs के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 1 साल का थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया गया है। कस्टम ड्यूटी और मेथनॉल, ये जो मेथनॉल जो हम लेते हैं अपने फ्यूल के लिए, उस पर भी थोड़ा घटा दिया गया है। तो इसी तरह से थोड़ा सा ये पॉजिटिव गेस्चर दिया है गवर्नमेंट ने पार्टिकुलरली GST को लेकर, तो थोड़ा सा बेनिफिट है हमको। और वहीं पर अगर बजट का अलोकेशन देखें तो 6.4% फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन ईयर 23। और वहीं पे जो रिवाइज फिस्कल डेफिसिट है जो अभी का जो एस्टिमेटेड किया गया 6.9% ऑफ GDP, अर्लियर इट वाज 6.4, नाउ इट इज़ बिकमिंग 6.9। तो जो स्टेट्स जो हैं वो जो 1 लाख करोड़ और एज 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू हेल्प फंड्स PM गति शक्ति रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। जो PM गति शक्ति एक योजना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सारे स्टेट्स को कम से कम 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा 50 साल के लिए। अगले 50 साल में उनको इस चीज़ में काम करना है, उसके लिए 1 लाख करोड़ उनको दिया जाएगा। वहीं पे गवर्नमेंट्स इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी एस्टिमेटेड किया गया अराउंड 10.68 लाख करोड़ 22 और 23 के लिए, जो कि 4.1% है अपनी GDP का। वहीं पर अगर आउटले कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो भी करीब करीब स्टेप अप हुआ है 35.4% फ्रॉम 4.54 लाख करोड़ टू रेट 7.50 लाख करोड़ इन 2023। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है जो कि इकोनॉमी में हमें बूस्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी 9.2% ओवरऑल GDP दिखा रही है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड इकोनॉमी। वहीं पर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत सारे प्रोविजंस इस बार इस बजट में रखे गए हैं। स्पेशली जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। तो पार्टिकुलरली 2 लाख जो आंगनबाड़ीज़ हैं वो 2 लाख आंगनबाड़ी को खोलने का, उनको अपग्रेड करने का प्रोग्राम है, जिससे क्या होगा ना, चाइल्ड हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो चाइल्ड हेल्थ पार्टिकुलरली गाँव के रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से नर्सरिंग नहीं हो पाती बच्चों की, तो उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा अगर 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड कर दिया जाता है। वहीं पर जो बच्चे हैं उनके लिए 2 इयर्स का एजुकेशन रिग्रेशन है पार्टिकुलरली स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक्चुअली एडवोकेट करती है 6% ऑफ GDP टू बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स एजुकेशन, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। 6% GDP का जो भी मनी है वो एजुकेशन में लगना चाहिए, वो भी स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में, जहाँ बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल सके, बट उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके लिए TV चैनल्स प्रोग्राम है जिसमें कहते हैं PM ई-विद्या, स्पेशली एवरी स्कूल कम से कम एक चैनल चलाएगा और उसमें अपनी एजुकेशन ट्रांसैक्ट करेगा जो कि मास गैदरिंग को जाएगी। तो दूसरा है डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत रही है, उसके लिए एक प्रपोजल दिया गया है इस बजट में। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, और वहाँ पर फोकसिंग होगा पार्टिकुलरली ICT बेस्ड हब एंड स्पोक मॉडल्स। तो वहीं पे सिलेक्ट जो ITIs हैं किसी भी स्टेट्स में, उनको भी प्रमोट किया जाएगा, वो स्किल ऑफरिंग कोर्सेज चलाएं डिफरेंट काइंड के, जैसे कि थोड़ा स्किल मैन पावर को स्किल किया जा सके। वहीं पर ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम, ये इसको भी प्रमोशन करने के लिए स्पेशल प्रपोजल दिया गया है कि सबको कहा जाएगा जो एक स्कूल है एक क्लास के लिए एक TV चैनल प्रोग्राम बिल्कुल PM ई-विद्या पर लोना चाहिए। उसको एक्सपेंड कर दिया गया है 12, अभी जो चल रहे हैं करंट में ऐसे 12 चैनल हैं जिनको बढ़ाकर 200 की तरफ लेके जाना है, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो इससे क्या होगा, सारे स्टेट में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टिकुलरली वो डेवलप होगा और सारे बच्चों को बेहतर तरीके से मतलब नॉलेज शेयरिंग होगी। तो पार्टिकुलरली क्लास 1 से लेकर 12 की जो क्लास है उनके लिए इस पर कंटेंट रहेगा, और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में वहाँ पे लेक्चर्स विल बी अवेलेबल। वहीं पर स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टार्टअप्स में पार्टिकुलरली जो फोकस किया गया है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके किया गया है। तो डिफेंस R&D टू बी ओपन फॉर इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स, इसके लिए में ड्रोन शक्ति, ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोशन दिया जाएगा, इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज ऑफ ड्रोन डिफरेंट पर्पस के लिए करने का विचार है, और अच्छा प्रोपोजल है जिसको हमें स्वागत करना चाहिए। वहीं पर एग्रीकल्चर की बात करें तो गवर्नमेंट टू प्रमोट फंड्स फॉर ब्लेंडेड फाइनेंशियल गवर्नमेंट शेयर लिमिटेड टू 20%। तो 20% शेयर जो है GDP का, मतलब उसमें से जो 20% शेयर जो आएगा उसको दिया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर एग्री प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए।
वहीं पर नाबार्ड जो अपनी जो बैंक होती है उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको भी फंड दिया जाएगा। ऐसे सारे एग्रीकल्चरल जो भी यूज हो रहे हैं उनको फंड करने के लिए, उनको लोन देने के लिए। वहीं पर देखिए ड्रोन की बात मैं कर रहा था, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने के लिए फोर्स किया गया है। तो जो किसान ड्रोन्स टू बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, तो क्रॉप की जो असेसमेंट है और उसकी रखरखाव के लिए डिफरेंट काइंड के ड्रोन्स का यूज़ करने के पे भी जोर दिया गया। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पे जो लैंड रिकॉर्ड जो है, जो अभी तक कागज़ों में हुआ करते थे, जो खतौनी वगैरह होती थी, उसको पूरा डिजिटलाइज करने का भी प्लान है। तो डिजिटलाइज किया जाएगा और सब सारे रिकॉर्ड को ईजिली एक्सेसिबल रहेगा। और वहीं पे जो इंसेक्ट्स के लिए जो पेस्टिसाइड का वगैरह जो हम करते हैं स्प्रेड, उसके लिए भी ड्रोन्स का यूज करने का कहा गया है कि ड्रोन के यूज़ से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खेती पर हम ये पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं पर जो प्रोक्योरमेंट है व्हीट इन रवि सेशन, मतलब गेहूं की खरीद की जो वो है उस पर भी पूरी तरह गवर्नमेंट अपना ध्यान देगी, जो कि करीब 1208 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ व्हीट एंड पैडी और 163 lakhs ऑफ फार्मर्स with 2.37 lakhs करोड़ विल बी डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी वैल्यू टू देयर अकाउंट्स। तो डायरेक्टली जो खरीद की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए डायरेक्ट जो 2.37 लाख करोड़ का जो रुपी है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में पे किया जाएगा एज ए एमएसपी। वहीं पर हाईटेक सर्विसेज जो फार्मर्स को दी जा रही हैं उनकी डिलीवरी भी एक्सेलरेट की जाएंगी, एसरटेन की जाएंगी। वहीं पे एमएसपी जो फार्मर्स की हैं वो डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके अकाउंट में। और वहीं पे केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड, ये पार्टिकुलरली इस पे ज़्यादा फोर्स दिया गया है। जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने का प्रपोजल दिया गया इस बजट में, बिल्कुल उसकी तरफ पे जोर भी देना चाहिए। तो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड इन इंडिया। वहीं पर अगर हम देखें वर्चुअल करेंसी की, तो वर्चुअल करेंसी के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि अब ये डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी आरबीआई, पार्टिकुलरली यूजिंग दी सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये स्टार्ट होने वाला है 2022 और 23 में। और एमएसएमई को स्पेशली सपोर्ट मिलने वाला है, जो मैं कह रहा था छोटे छोटे स्केल इंडस्ट्री हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसमें स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है इसे मैं कहूँ। और वहीं पर अगर बात करें कि अभी जो करंट पोजीशन है फ्यूल्स वगैरह की, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए ई व्हीकल एंड एनर्जी करके एक कैंपेन स्टार्ट की जाएगी। उसके तहत जो भी व्हीकल है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनमें कई सारे अभी तक लॉन्च भी हो गए, कई सारे अभी आने हैं। तो जो जो इन फ्यूचर जो डिमांड फ्यूल की होगी इसको सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक वेस्ट व्हीकल का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि सब जगह उनको ऐसे हब तैयार करने पड़ेंगे जहाँ पर व्हीकल को पार्टिकुलरली ईजिली चार्ज कर सकें। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 19,500 करोड़ रुपए का फंड पार्टिकुलरली सोलर मॉड्यूल्स लगाने के लिए थ्रू आउट द कंट्री, सो दैट इजीली चार्जिंग पॉइंट्स कैन बी इंस्टॉल्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो पार्टिकुलरली आने वाले 10 या 15 साल में पूरी तरह से इंडिया में वो सेटअप तैयार हो जाएगा और कंप्लीट पेट्रोकेमिकल बेस्ड जितने भी हमारे व्हीकल हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीन फ्यूल और ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर काम करना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वहीं पर डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो एक ऑनलाइन बिल सिस्टम तैयार किया जाएगा, जो हम पेमेंट करते हैं जिसके थ्रू जो भी खरीदते हैं चीज़ें उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा और सिक्योर तरीके से आप पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं पर क्रेडिट ग्रोथ है वो इंक्रीज़ कर दी गई है बाई 5.4 लाख करोड़ दिस ईयर, जो कि हाईएस्ट है कंपेयर टू अदर ईयर्स। इंटरनेट कनेक्टिविटी ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है और बहुत अच्छा प्रपोजल है। जो 5G स्पेक्ट्रम्स हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे, 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसका जो ऑक्शन जो स्टार्ट होने वाला है वो 2022 एंड 23 के बीच में होगा। तो बहुत अच्छी बात है। और भारत नेट प्रोजेक्ट है जो कॉन्टेंट लेगा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का थ्रू आउट दी इंडिया अंडर दी पीपीपी मॉडल्स। सो पूरे भारत में भारत नेट जो है वो प्रोजेक्ट काम करेगा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, जिससे कि 5G को अनवरत तरीके से सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जा सके। वहीं पर पार्टिकुलरली जो जितने विलेजेस हैं, रिमोट लोकेशन वाले विलेजेस हैं, उनको भी जोड़ा जाएगा डिजिटल रिसोर्सेज से, पार्टिकुलरली जस्ट लाइक अर्बन एरियाज़। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट जो ले रही है, उसका मैं स्वागत करूँगा, बिल्कुल आप सब लोग भी स्वागत करेंगे। मेरे को इस पर अच्छा काम हो रहा है। वहीं पर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस पे पार्टिकुलरली 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन डिफेंस विल बी ईयर मार्क्ड फॉर दी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जितना
जितना भी हम बाहर से खरीदते थे उसमें कोशिश ये की जा रही है मेक इन इंडिया सारे चीज़ें बनाई जाएँ और मेक इन इंडिया मूवमेंट को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। तो जो चीज़ खरीदी जाती थी उसमें 68% जो मनी जो हम करते थे प्रोक्योरमेंट को, उसको डायरेक्ट किया जाएगा डोमेस्टिक सप्लायर्स को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, उस जितने भी बीपल्स वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए। वहीं पे साथ साथ एक बहुत बढ़िया चीज़ लॉन्च हो रही है, वो है ई पासपोर्ट। पार्टिकुलरली फॉर पासपोर्ट के लिए हमें एक बुकलेट दी जाती है, उस बुकलेट को रिप्लेस किया जा रहा है एक सिंपल एक कार्ड से, जैसे कि हमारा पैन कार्ड होता है इस तरह से एक कार्ड बन के आएगा। पार्टिकुलरली वो सफिशिएंट होगा, उसमें सारा डेटा होगा, उसमें एक चिप लगी होगी पीछे, वो चिप में आपका फ़ोटो और आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, जिससे ईजिली आपको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि आपसे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है। तो पार्टिकुलरली इस पर एक प्रोटोटाइप भी टेस्ट कर लिया गया है यूएस गवर्नमेंट आइडेंटिफाई लेबोरेटरी में, और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो जो होगा उसका फ्रंट होगा थिक और बैक कवर जो होगा वो थिन होगा। तो बैक कवर पे एक सिलिकॉन चिप होगी, जिसमें मैं बता रहा था कि टोटल मेमोरी सिलिकॉन चिप की है 64 किलोबाइट, और उसमें होल्डर का फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट होगा, जिसके इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये पासपोर्ट रिलेटेड है इस पार्टिकुलर पर्सन से। और इसमें जो कैपेसिटी है, अगर 30 विजिट टोटल 30 विजिट आप करते हैं विद फॉरेन कंट्रीज़ की, उसकी डिटेल उसमें एक्चुअली वो हो सकती है, स्टोर हो सकती है, उसके बाद दोबारा से आप रिन्यू करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है ई पासपोर्ट सेवा लॉन्च करने का, और तुरंत ये लॉन्च होगी, अभी 2022 में इसका प्रपोजल है लॉन्च होने का। उसी के साथ हेल्थ स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़ी है। हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट बहुत कुछ होने वाला है इस बजट के थ्रू। तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। तो उसमें फास्टर में से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को इतना इक्विप किया जाएगा, इन फ्यूचर का किस तरह का ऐसा डिसास्टर होता है तो ईजिली उसको हैंडल किया जा सके। और ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने इस पेंडेमिक से बहुत कुछ सीखा है और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सीखा है, और उसके तहत कई सारे पॉजिटिव स्टेप्स गवर्नमेंट लेने वाली है, और वो काफ़ी हद तक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डेवलप होगा। अब आते हैं बात ट्रांसपोर्ट और पार्टिकुलरली मूविंग की, तो उसमें इंफ्रा, रोडवेज और रेलवेज, वाटरवेज और लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो इस बजट में पार्टिकुलरली जो ज़्यादा अमाउंट है उसको डायरेक्ट किया गया है ट्रेन्स को ज़्यादा डेवलप करने के लिए। उसके इसलिए बोला है कि एक न्यू रेल सिस्टम आएगा तुरंत, और उसमें होगा 1 स्टेशन एंड 1 प्रोडक्ट 400 नेक्स्ट जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स विल बी डेवलप्ड। तो अगले जो कुछ सालों में, अगले 3 सालों में करीब करीब 400 वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उनको लॉन्च किया जाएगा। उसी के साथ 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी डेवलप किए जाएंगे अगले 3 सालों में, जो कि सारे इस एनआईपी के तहत आएंगे। ठीक है, एनआईपी सिस्टम में। तो इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और बिल्कुल इस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। वहीं पर रिवर्स जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको लिंक करने के लिए भी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार कर लिया। डिफरेंट रिवर्स को कनेक्टिविटी दी जाएगी जिससे कि इवनली वाटर सप्लाई हो सके डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो जैसा मैं बता रहा था कि 400 वंदे भारत ट्रेन्स हैं जो कि विद हायर एफिशिएंसी विल बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप होने वाली है। इस बजट में इसका स्पेशल प्रोविजन रखा गया है। वहीं पर बजट को अगर देखें तो पार्टिकुलरली जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर मीडियम टर्म लेवरेजिंग टेक प्लेटफॉर्म गति शक्ति बाय मल्टी मॉडल अप्रोच। तो जो गति शक्ति टर्मिनल पार्टिकुलरली कार्गो के डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि ट्रैक से जो भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स का, वो उसको इजी वे में हम कर सकते हैं, बेटर वे में कर सकते हैं। वहीं पर एक और अच्छा वेलकमिंग स्टेप ये लिया गया है कि फॉर मल्टी मॉडल नेशनल पार्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अवार्डेड इन 2023, और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान्स फॉर एक्सप्रेस वे विल बी फॉर्मुलेटेड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो पार्टिकुलरली जो एक्सप्रेस वे हैं उनको भी डेवलप करने के लिए अच्छा मतलब इसमें प्रोविजन रखा गया है। बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा काम होगा। तो कहने का मतलब जो अपनी कनेक्टिविटी है उसको डेवलप करने के लिए अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पर अगर हाउसिंग और बेसिक एमिनिटी की बात करें तो उसमें ये प्रपोजल आया है इन द ईयर 2022 एंड 23 में 80 लाख जो हाउस होल्ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको अफोर्डेबल हाउसेस दिए जाएंगे अंडर दी अफोर्डेबल हाउस होल्ड स्कीम। तो 80 लाख लोगों को इंगित करके उनको सस्ते घर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। वहीं पर 60,000 करोड़ जो हैं वो अलोकेट किया गया पार्टिकुलरली फॉर टैप वाटर एंड 3.8 करोड़ फॉर हाउस होल्ड। तो 3.8 करोड़ रुपये जो है वो
टोटल हाउस होल्ड के लिए जाएगा, और 60,000 करोड़ जो रुपये है और वो जाएगा तुम्हारा वाटर वेस्ट को पूरी तरह मेंटेन करने के लिए। वहीं पर अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली जो पीएम गति शक्ति प्लान है उसके बारे में जो बात कर रहा था, उसके लिए जो इंफ्रा है उसको बढ़ाने के लिए जो बजट है वो 34% इंक्रीज कर दिया गया है, जो अगले अगले मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज ओनली 5.5 लाख करोड़, उस पर 34% का इंक्रीमेंट करते हुए बजट अलोकेट किया गया है। अंडर पीएम गति शक्ति प्लान बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। वहीं पर कैन बेतवा जो लिंक है एट 44,605 करोड़ टू बी टेकन अप टू प्रोवाइड इरिगेशन टू 9.05 लैक्स हेक्टेयर, 65 लाख पीपल, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो एंड सोलर पावर। तो ये जो कैन बेतवा का जो दो नदियों का जो लिंक है जिसमें इतना पैसा लगाया गया है 44,605 करोड़, ये पार्टिकुलरली उसी के लिए रखा गया है। उससे क्या होगा कि 9.05 लाख हेक्टेयर को पानी भी मिलेगा जहाँ पे खेती कर सकते हैं, वहीं पे 65 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, और हाइड्रो और सोलर पावर प्लांट भी उनसे मतलब ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है इस वाले बजट में। वहीं पर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को एक्चुअली लॉन्च किया गया था, जिसका कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत विच ऑलरेडी हैज़ अचीव्ड एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। सो उसमें जो पोटेंशियल क्रिएटिंग 60 लाख न्यू जॉब, उसमें 60 लाख न्यू जॉब अभी तक लोगों ने क्रिएट भी की। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा दिया जा सकता है लोगों को। अगर कोई अपना थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो उनको फंड किया जाएगा। वहीं पे PLI स्कीम्स अक्रॉस 14 सेक्टर हैव अचीव ए ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, और 60 लाख के करीब जॉब्स ऑलरेडी उसमें क्रिएट हो चुके हैं इस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में। तो मैं कहना चाहूँगा चारों सेक्टर में अगर इस बजट को देखा जाए तो कहीं तक ये एवरेज बजट था, और पार्टिकुलरली टैक्स पेयर्स को इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। टैक्स पेयर के साथ मैं तो कहूँगा छलावा किया गया ऑलमोस्ट। टैक्स पेयर को कुछ और बेहतर तरीके से टैक्स स्लैब को थोड़ा सा कम किया जा सकता था, और जो टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता था। जो 5 लाख तक के जो टैक्स होल्डर थे उनको टैक्स फ्री कर सकते थे, ऐसा कुछ प्रोविजन आप रख सकते थे, पर इसमें गवर्नमेंट फेल रही है। तो स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है उनको इस बजट से कुछ नहीं मिला है, और बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली भी हो गई, जैसे डायमंड और गोल्ड की चीज़ें इतनी महंगी कर दी, लेदर से रिलेटेड आइटम भी महंगे हो गए हैं। तो और ऊपर से खाने की चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा मतलब GST जो स्लैब्स है उसको बढ़ा दिया गया। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो कहना चाहूँगा जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनको इस बजट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, जो कि गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए और इस पे कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि मास जो गैदरिंग है वो मिडिल क्लास से आती है। तो उसके बारे में बिल्कुल इस बजट में मुझे तो कोई स्पेशल पॉइंट दिखा नहीं। स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो आई होप गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव, और उनको बिल्कुल सैलरीड पर्सन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोग रेगुलरली टैक्स पे कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन लाने की ज़रूरत थी, जो कि इसमें मुझे किसी भी की पॉइंट में नहीं दिखा। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट जो आया है 22 का एवरेज बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन को कहीं तक बढ़ावा दिया गया है, और प्राइमरी एजुकेशन पार्टिकुलरली उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और डिजिटल असेट पार्टिकुलरली कि RBI एक डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाली है, तो क्रिप्टो करेंसी को कहीं तक वो काउंटर कर सकते हैं। ये अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। बट जो मास गैदरिंग, जो अपना जो मास पीपल हैं, जो पार्टिकुलरली सैलरीड पीपल है, उनके लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उनकी जॉब्स भी जा चुकी हैं। कुछ कर रहे हैं जॉब तो उनका 50% सैलरी के साथ जॉब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इस पर कुछ सोचना चाहिए था, जिसमें वो फेल रही। मैं तो कहना कम्प्लीटली फेल रहे। उन्हें टैक्स पेयर के लिए पार्टिकुलरली कुछ प्रोविजन नहीं रखा है, जो कि बहुत मेरे हिसाब से निराशाजनक है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा मानना है कि ये जो बजट आया वो एवरेज रहा, और बाकी गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेगी। आपकी क्या राय है, बिल्कुल फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, तो मेरे को अच्छा लगेगा। और जिसने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।